कि हरियाणा को दिल्ली के लिए गेटवे ऑफ दिल्ली कहा गया था, क्योंकि सारे हमलावर इसी क्षेत्र से आए थे और उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था या दिल्ली को लूट के। अंदर कहावत भी आती है, दिल्ली पाछे मर्द बतेरे किसी ने देने दाना, आपे बोवे आपे खावे किसी ने देना दाना। ये इन लोगों के चरित्र को, अंदरूनी मामलों में कभी भी दखल हरियाणा के लोग स्वीकार नहीं करते थे और ये हमारी रीत आज भी है। खून का असर होता है, कहावत है ब्लड इज थिकर देन वाटर। आज भी हरियाणा के आदमी अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपने इतिहास को जानना, इसी उद्देश्य के साथ हमारी खास सीरीज बातें इतिहास की में आपका स्वागत है। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। अगर भारत के इतिहास को जानना है तो पहले हरियाणा के इतिहास को जानना होगा। उसकी खास वजह है क्योंकि हरियाणा को दिल्ली का गेटवे कहा जाता है, यानी हरियाणा दिल्ली का प्रवेश द्वार है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के इतिहास की। 1803 का वह दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर आधिपत्य कर लिया था। हम इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे एसोसिएट्स प्रोफेसर डॉक्टर अतुल यादव के साथ। तो आइए जानते हैं हरियाणा के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में जिसका एहसास उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हो चला था। हरियाणा के गौरवशाली चरित्र का एहसास भी अंग्रेजों को उस वक्त हो चला था, क्योंकि हरियाणा के लोग अपने अंदरूनी मामलों में किसी की दखलंदाजी सहन नहीं करते थे। हरियाणा के लोगों की दिलेरी, आत्मनिर्भरता के बारे में उस कालखंड में एक कहावत भी सामने आई थी, दिल्ली पाछे मर्द बतेरे आपे बोवें आपे खावें। तो आइए जानते हैं हरियाणा के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में। हमारी इस खास पेशकश बातें इतिहास की पर कमेंट्स करें और इसे शेयर जरूर करें। देखिए, जब 1803 ईस्वी के अंदर जो एंग्लो मराठा वार हुआ था, उसके अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कंपनी इंग्लैंड से आई थी व्यापार के लिए, वो जब हरियाणा को जीत लेती है। हरियाणा का मतलब उस समय का जो साउथ ईस्ट यानी साउथ दक्षिण पूर्वी जो जगह है पंजाब का, उस पंजाब की हम बात कर रहे हैं। जब उस क्षेत्र को जीत लिया जाता है, वो अपने आधिपत्य में ले लेते हैं, तो उनके पास सबसे बड़ी एक जो समस्या आती है वो आती है कि उसको अधिकार क्षेत्र में लेके उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे रखी जाए। प्रशासनिक व्यवस्था का अर्थ होता है कि किस तरीके से लोगों को कंट्रोल में किया जाए और कैसे इस क्षेत्र को आगे चलाया जाए। उस चीज को जब हम ध्यान में रखते हैं तो आप एक चीज रखिए कि जो अंग्रेज यहाँ पे आया था वो बहुत समझदार था, उसका बहुत अनुभव था। और जो चीज आज हम हरियाणा के बारे में देख रहे हैं या उसको हम भारत के संदर्भ में मान लेते हैं, तो आपको इन चीजों से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ये पता चलेगा कि जब हम पढ़ते हैं कि इंग्लैंड का साम्राज्य कैसा साम्राज्य था जिसमें कभी सूरज नहीं छुपता था, तो उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र के विश्व पे कैसे अधिकार कर लिया था। सूरज ना छिपने का अर्थ था कि उधर पूर्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उनका अधिकार था, फिर भारत पे अधिकार हो गया, यानी एशिया में बहुत से बड़े क्षेत्रों के उन पर अधिकार हो गया, और फिर वेस्ट में चले जाते हैं तो यूरोप पे उनका अधिकार था। तो पूरे क्षेत्र में इतने बड़े भाग पे उनका अधिकार था। तो वो एक बहुत बड़े प्लान्ड वे से चला था और डॉक्यूमेंटेशन उसने बहुत जबरदस्त किया था। जब हरियाणा के संदर्भ में हम देखते हैं तो 1803 में जब अधिकार में लिया जाता है, सरजी अंजन गांव की जो संधि होती है उसके तहत से, तो ये एक बड़ा डिस्टर्ब सा एरिया था। आपको इतिहास जानने से पहले उस क्षेत्र के बारे में जानना होगा कि वो क्षेत्र कैसा था। वही चीज अंग्रेज को बड़ा सामना करना पड़ता है। हमारा जो क्षेत्र था, जो हरियाणा प्रदेश, आपको पहले भी बताया जा चुका है, आप जानते भी होंगे कि हरियाणा को दिल्ली के लिए गेटवे ऑफ दिल्ली कहा गया था, क्योंकि सारे हमलावर इसी क्षेत्र से आए थे और उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था या दिल्ली को लूट के और वापिस चले गए थे। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड दिस दैट कल्चर एंड अदर जो बिल्डिंग्स की जो चीज है, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाज नॉट डेवलप्ड इन हरियाणा रीजन। तो इस क्षेत्र में इसका ना पनपने का ये एक कारण था। तो जब वो हरियाणा पे अधिकार करता है तो वो साथियों इसको दो भागों में बांटता है, दो भाग इसके कर देता है। एक भाग वो करता है कि असाइंड टेरिटरी लेता है, वो एक भाग को असाइंड टेरिटरी कहा गया था। असाइंड टेरिटरी कौन सा था कि जो कंपनी के सीधे नियंत्रण में था,
और दूसरा भाग जो लिया गया वो था कि जो 3 की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर मराठा युद्ध में जिन साहूकारों ने, जिन राजाओं ने, जिन सामंतों ने या उनके स्वामी भक्तों ने जो उनकी मदद की थी, चाहे वो सेना से मदद की थी, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद की थी, वो क्षेत्र उन्होंने उनको दान में दे दिया था या उनको एक पुरस्कार स्वरूप बांट दिया था। ये 2 चीजें करके उसने इस क्षेत्र को डिवाइड किया था। अब आपके सामने चीज आती है कि 2 क्षेत्र कौन से लिए। तो असाइंड टेरिटरी की बात करते हैं तो जो यमुना नदी है, आज भी वर्तमान में आप जो यमुना नदी को देखते हो, इसके किनारे का जो एक संकरा सा क्षेत्र बन जाता है ऊपर अंबाला तक जब हम जाते हैं, यानी अंबाला का अर्थ लगाया जाता है कि जो पंजाब की सीमा के साथ जुड़ा हुआ था, इस संकरे क्षेत्र को हम असाइंड टेरिटरी बोलते हैं। और इस असाइंड टेरिटरी के अंदर 60 किलोमीटर उत्तर में और 60 किलोमीटर दक्षिण का भाग आता था, जिसमें आप वर्तमान में अगर देखें समझने के लिए बड़ा सही होगा, जिसके अंदर पानीपत, सोनीपत, समालखा, गन्नौर और दिल्ली के पालम वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है, जो परगने उसमें थे। दक्षिण में हम चले जाएंगे तो आप देखिए पलवल, नूह, नगीना, हथीन, फिरोजपुर, झिरका, भोड़ा, सोहना और रेवाड़ी तक ये क्षेत्र चला जाता है। यानी जो पूरा का पूरा डायरेक्ट जो वर्तमान में दिल्ली से कनेक्टेड है मेन रोड्स के साथ, इस क्षेत्र को उसने असाइंड टेरिटरी नाम दिया। यानी इस क्षेत्र के ऊपर उसका सीधा अधिकार रहा। उसके बाद उसने दूसरा भाग बना दिया। जो दूसरा भाग बनाया, इस पहले भाग के अंदर उसने एक अधिकारी रखा और उसको रेजिडेंट कहा गया। वो रेजिडेंट था जो इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार रखता था या इसकी कार्यप्रणाली को देखता था। दूसरा जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था, जो इन्होंने अपने जो इनके मानने वाले थे या युद्ध में इनकी सहायता करने वाले थे, उन सामंतों को, जमींदारों को या राजाओं को पार्ट दे दिया था। तो वो सामंती एक गुट तैयार कर लिया था जो स्वामी भक्त गुट था, तो उस क्षेत्र को दे दिया गया। और उसमें एक तरफ तो जो क्षेत्र आते थे, ये सारा का सारा जो क्षेत्र हमारा बाकी बचा हुआ था वो इसके अंदर आ जाता था। तो उसके अंदर इस पूरे कार्य को बांटने के बाद मैं आगे आपको विस्तार से इस चीज की बताऊंगा। लेकिन जो दूसरा भाग की बात हम कर रहे हैं उसमें 1803 ईस्वी के बाद की जो चीज आती है, जो सामंती गुट बनाता है, तो उसके अंदर वो एक बफर जोन क्रिएट करता है। साथियों, बफर जोन क्या होता है? बफर जोन बोलता है, मैं आपको समझाने के लिए भी बता दूं कि जो आपने रेलवे को देखा होगा, रेल के जो 2 डिब्बे होते हैं, रेल के 2 डिब्बे आपस में जुड़ जाते हैं। और जब वो आपस में जुड़ते हैं तो जब भी ट्रेन खड़ी होती है तो उनको बहुत धीरे धीरे से करके वो आपस में जोड़ दिया जाता है। उनके अंदर एयर प्रेशर होता है। जब ट्रेन चलती है तो वो एयर प्रेशर से चलती है, और जब भी वो ट्रेन रुकती है या ट्रेन को कहीं भी रोकना होता है या स्टार्ट होती है तो आपको स्टार्टिंग में तो झटका लगता है, लेकिन बाद में ट्रेन में कभी आपको झटका नहीं लगता, क्योंकि वो जो एयर प्रेशर से चीज जुड़ी हुई होती है वो दोनों डिब्बों को आपस में टकराने से बचाती है। तो अंग्रेज इतना समझदार था कि उसको पता था कि ये जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं ये शांत रहने वाले लोग नहीं हैं। तो उसने इन क्षेत्र को इसी हिसाब से बांटा था कि जो टेरिटरी बना दी, जो असाइन टेरिटरी मैंने आपको बताई, इसके अलावा जो पार्ट था, आप जींद की तरफ आ जाएंगे या आप पंजाब की तरफ चले जाएंगे या नीचे का राजस्थान का जो क्षेत्र लगता है उसकी तरफ चले जाएंगे, उस सारे क्षेत्र को इसने उन सामंतों में, राजाओं में, अपने स्वामी भक्तों में बांट दिया। कारण क्या था? जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके पीछे की घटना को भी जानते हैं। तो वहां पे पंजाब का राज्य था जिसमें महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, और दूसरा राजस्थान का क्षेत्र था जिसमें राजपूत राजा या दूसरे लोग थे, जो एक जाट शासक भी था। तो वो जो चीजें थी वो कभी भी उनकी गुलामी मानने को तैयार नहीं थे। आपने इतिहास को देखा है कि राजपूत राजा हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम महाराणा प्रताप का आता है। महाराणा प्रताप ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की थी। यही एक कारण था कि महाराणा प्रताप फेमस हुए अपनी बहादुरी के कारण। तो वो जो राजा लोग थे उनके अंदर ये चीज, उनके भय के कारण उन्होंने इनमें बांट दिया, ताकि वो राजा अगर अंग्रेज के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं, तो सबसे पहले वो उन सामंतों को, उन राजाओं को, उनके ऊपर अटैक करेंगे।
और उन पे अटैक करने में उनको क्या कमी रहेगी, क्या उनकी एक चीज आएगी कि वो सामंत, वो राजा, वो दास या जो भी लोग हैं वो सारे के सारे आपके हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं, वो भारतवासी हैं। तो भारतवासी भारतवासियों के ऊपर आक्रमण करने में थोड़ी झिझक महसूस करेगा और इन बिटवीन अंग्रेज को इस बारे में पता चल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसने ये क्रिएट किया, ये बफर जोन बनाए। हम इतिहास में इसको पढ़ते हैं। बाद में जब आप देखेंगे कि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम करते हैं, वो एक अंग्रेज अधिकारी हैं, तो उस समय में साथियों हम तब भी डिस्कस करेंगे अगर मेरे को मौका मिला तो कांग्रेस की जो स्थापना थी वो A.O. ह्यूम ने क्यों की थी, वो अपने पर्पज के लिए की थी। आप 1600 ईस्वी में अंग्रेज आता है और उसके बाद का आप जो भी घटनाक्रम देखेंगे वो सारे स्टेप जो अंग्रेज लेता है वो अपने फायदे के लिए लेता है, लेकिन ये उसके उल्टी चीज पड़ जाती है कि भारतीयों में राष्ट्रवाद या भारतीय उस चीज का फायदा अपने लिए उठा लेते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब ये चीज आ जाती है तो ये जो सिख शासक थे, ये राजस्थान के शासक थे, वो ब्रिटिश राज के बीच में एक उन्होंने बफर जोन बनाया। तो उस बफर जोन में जो इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि जो कैसे जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था वो कैसे बांटा था, जो राज्य कैसे बांटे थे, मैंने असाइन टेरिटरी तो आपको बता दी, लेकिन उसी के साथ आता है कि जो फर्रुख नगर का नवाब था और बल्लभगढ़ का राजा था उनको उनकी रियासतें दे दी गई, और ऐसे ही फजले तलब खां था उसको पटौदी दे दिया गया, अहमद बख्त खां था उनको लोहारू और फिरोजपुर जिरका दे दिया गया, राव तेज सिंह थे उनको रेवाड़ी का परगना का जो 87 गांव थे उन गांवों की इस्तेमरारी दे दी गई, यूज करने का अधिकार दे दिया गया। होडल और पलवल का जो परगना था वो मुर्तजा खां अफरीद को दे दिया गया। इसी तरीके से रोहतक, मैम, बेरी, हिसार, हांसी, ये चीज आप ध्यान से सुनेंगे, रोहतक, मैम, बेरी, हिसार, हांसी, अग्रोहा, तोशाम, बरवाड़ा और जमालपुर, ये क्षेत्र था, ये उन्होंने एक रोहिला व्यक्ति था उस रोहिला को दे दिया था बब्बू खां को। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो गुलामी पसंद लोग नहीं थे, वो अपना राज चाहते थे। एक चीज थी कि एक आपने हरियाणवी के अंदर कहावत भी आती है, दिल्ली पाछे मर्द बतेरे किसी ने देने दाना, आप पे बोवे आप पे खावे किसी ने देना दाना। ये इन लोगों के चरित्र को प्रकट करता है कि दिल्ली के पीछे जो लोग रह रहे हैं यानी हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं ये अपने खुद की चीजें हैं, खुद अपनी चीजें खुद करते हैं, ये किसी की गुलामी सहन नहीं करते। तो ये जो क्षेत्र मैंने रोहतक, गोहाना का और ये आपको बताया, इस क्षेत्र के लोग थे, इन्होंने उनकी भी जो उनको जब इनाम में ये जगह दे दी गई थी तो इस स्वीकार नहीं की और उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके बाद ये जो क्षेत्र था ये अहमद खां को दे दिया गया, अलवर के अहमद खां को, इन्होंने फिर बगावत कर दी और बाद में कई बार बगावत होने के बाद इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर का नवाब था मोहम्मद अली खां उसको सौंप दिया गया। तो ये काफी लंबे समय तक प्रोसेस चलता है। फिर कुंजपुरा का राजा था उसको थानेसर, जींद, लाडवा का क्षेत्र दे दिया गया और जो सरगना की बेगम समरू थी उसको करनाल और गुड़गांव का क्षेत्र दे दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था जो पंजाब के साथ लगता था वो सारा का सारा इन्होंने इन राजाओं के, इन स्वामी भक्तों के, इन सामंतों को इनको बांट दिया। फिर हमारी चीज आती है कि फिर हरियाणा में क्या परिवर्तन आता है, जनता का विरोध कहां से शुरू होता है। तो इसको हम देखते हैं तो फिर वही चीज आती है जो मैंने कहावत आपको बताई थी कि हरियाणा में ये लोग, अंग्रेज ने एक, देखिए जब भी आप शोध करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, एक अनुमान लेके चलते हैं कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। आज मेरी और आपके साथ बातचीत हो रही है, हम इस बातचीत को कई चीजों से जोड़ रहे हैं। जो आजादी का महापर्व हम 75 साल के ऊपर मना रहे हैं, हम अपने शहीदों को भी याद कर रहे हैं। आज जो चैनल के साथ हम बात कर रहे हैं, जो हमारा चैनल है, तो उससे हम अपनी ये जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं कि हम राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करें। हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे साथियों को, हमारे बच्चों को या युवाओं को अपने इतिहास से रूबरू करवाएं। तो ये भी एक देशभक्ति है हमारी, हमारा कर्तव्य है जो हम पूरा कर रहे हैं चैनल के माध्यम से।
वही चीज हम ये सोच के हाइपोथेसिस करके तब बात कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो जब अंग्रेज ने इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा था तो उसने भी ये सोचा था कि ये जो हरियाणा के लोग रहेंगे इनके पास इनके अपने बंदे ही होंगे, वही इनके शासक बनेंगे और राज अंग्रेज का रहेगा, उसका कायम रहेगा राज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हरियाणा के लोग माने नहीं और जो मैंने आपको विद्रोह बताए जो रोहतक के क्षेत्र के, वो विद्रोह दोबारा भी होते रहे। कारण क्या था? उसी के पीछे ये कुछ कारण थे कि जो औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी और शोषणकारी राज्य था, औपनिवेशिक कि आपके ऊपर दूसरे का अधिकार होना, साम्राज्यवादी कि अपने क्षेत्र को बढ़ाना, और तीसरा शोषणकारी राज्य। हरियाणा के लोगों ने, चाहे वो मुगल काल रहा था या सल्तनत काल रहा था, कभी भी ऐसा शासन स्वीकार नहीं किया था। और आप जब मुगल काल को देखते हो तो उसमें भी आपके पास आएगा कि उस समय में जो बादशाह होता था, जो राजा होता था, जो शासक होता था, वो बड़े शहरों पर तो अधिकार कर लेता था, लेकिन हमारे ग्रामीण जीवन पे गांव की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर उसने कभी भी प्रश्न चिन्ह या अधिकार नहीं किया था। दूसरी चीज आती है कि अंदरूनी मामलों में कभी भी दखल हरियाणा के लोग स्वीकार नहीं करते थे, और ये हमारी रीत आज भी है। खून का असर होता है, कहावत है ब्लड इज थिकर देन वाटर। आज भी हरियाणा के आदमी इस चीज के लिए फेमस हैं। और तीसरी चीज आती थी साथियों कि एक नया आया हुआ फिरंगी, एक नया अंग्रेज कैसे हमारे ऊपर अधिकार कर रहा है, कैसे हमारी व्यवस्था को देख रहा है, वो हमारे लिए स्वीकार योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने ये विद्रोह किए। फिर हमारे पास आता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किया। तो प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए इसको बांटा भी अलग अलग। एक रेजिडेंट व्यक्ति नियुक्त कर दिया, वो रेजिडेंट, वो जो गवर्नर जनरल था, वो सीधा उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था, यानी उसका डायरेक्ट कनेक्शन गवर्नर जनरल के साथ है, और वो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे रहता था। और उसके साथ इस कार्य को संभालने के लिए 2, 3, 4 रेजिडेंट और नियुक्त कर दिए गए, जो मालगुजारी, कर व्यवस्था या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का था जो था उसके ऊपर उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट करते थे, लेकिन बड़ा अधिकारी रेजिडेंट ही था। फिर हमारे पास आती थी कि न्याय व्यवस्था क्या थी। तो इसमें दोस्तों 2 न्याय व्यवस्था चलाई उसने, अपनी समझदारी तो बहुत की उसने ले लिया। 2 प्रकार की अदालतें बनाई उसने, एक तो दिल्ली का महल और दूसरा रेजिडेंट, जो शेष बचा हुआ क्षेत्र था, असाइंड टेरिटरी। तो रेजिडेंट तो असाइंड टेरिटरी के अंदर आ गया, और दिल्ली का जो महल है वो लाल किला बनाया गया। यानी उस समय भी आप देख रहे हैं कि 1803 के अंदर अंग्रेज ने अधिकार कर लिया था, लेकिन भारत का जो बादशाह था वो तो बहादुर शाह जफर ही था, मुगल बादशाह ही था। तो उसने उसके अधिकारों को अपने अधीन तो कर लिया था, लेकिन मोहर बादशाह की ही लगती थी। तो जो दिल्ली का लाल किला है, उस लाल किला में जो फैसले होते थे, कुछ फैसले वहां पे छोड़ दिए और कुछ रेजिडेंट ने अपने पास रख लिए, जितना परगना उसने लिया था। तो इन परगनों को मिला के उसने क्या किया, जो बाकी क्षेत्र था जिनमें रियासतें उसने बनाई थी, लोहारू की, पटौदी की, दुजाना की या कुंजपुरा की, लाडवा की, जींद की, जो भी क्षेत्र था सारा का सारा, वहां के जो दोनों थे, जो फौजदारी मुकदमे थे और दूसरे दीवानी मुकदमे थे, उनके लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर दिए। लेकिन वहां से वो अगर अपने न्याय से सेटिस्फाई नहीं होते थे तो फिर वो रेजिडेंट की अदालत में आते थे, वो चीज उसने कर दी। उसके बाद हम देखेंगे तो इस क्षेत्र को उन्होंने फिर बदला। यहाँ पे साथियों एक चीज आएगी, मैं और बाद में भी आपको चीज बताऊंगा, लेकिन क्षेत्र में परिवर्तन किस तरीके से करता है वो। देशी शासकों की और गांवों की व्यवस्था तो वैसी की वैसी रही, लेकिन नई प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें दोष आने लग गए। वो जो रेजिडेंट था, उस रेजिडेंट को एक राजनीतिक व्यक्ति भी माना गया और एक प्रशासकीय व्यक्ति भी माना गया। तो इसलिए लोगों का ज्यादा उसके अंदर विरोध रहा। तो उस विरोध को कम करने के लिए उन्होंने रेजिडेंट का एक अधिकार उससे ले लिया, और प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके लिए उन्होंने कमिश्नर नियुक्त कर दिया। जो वर्तमान में आपके डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जो जिला उपायुक्त जिनको आप बोलते हो, वहां पे ये जो क्षेत्र थे अलग अलग जिले, जिनमें मैंने रोहतक वगैरह का ये सारा का सारा बताया, यहाँ पे उन्होंने उपायुक्तों को लगा दिया, और वो उपायुक्त रेजिडेंट द्वारा लगाए जाते थे। यानी कंट्रोल फिर उसके पास रहा, लेकिन लोगों को बताने के लिए उसको अलग कर दिया गया।
रेजिडेंट के पास केवल एक राजनीतिक अधिकारी रहा। तो उसने फिर अपनी जो क्षेत्र था सारा का सारा उसके पास, उसको भी जो एक टेरिटरी बनाई थी उसने, उस टेरिटरी को भी 3 भागों में बांट दिया, उत्तरी डिवीजन, केंद्रीय डिवीजन और दक्षिणी डिवीजन। तो उत्तरी डिवीजन में उसने पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झांसी और हिसार को शामिल कर लिया। केंद्रीय डिवीजन में दिल्ली इसका मुख्यालय रखा गया और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ले लिया। और दक्षिणी डिवीजन के अंदर होडल, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव ले लिया और गुड़गांव में इसका मुख्यालय बनाया गया और असाइंड टेरिटरी का नाम दिल्ली टेरिटरी रख दिया गया। ये उसका परिवर्तन था। फिर आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम आगे हरियाणा के बारे में देखेंगे या आप जानना चाहेंगे, उसके लिए आता है हरियाणा प्रदेश का किया क्या। तो उस समय में साथियों क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो अंग्रेज ने अपनी प्रशासन की व्यवस्था से, मैं उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि जैसे हम आज़ादी के बाद हमारा क्षेत्र थे तो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रांत था, उस उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया, जो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आपके बने थे। ऐसे जो बड़े बड़े प्रांत थे उनको प्रशासन ठीक तरीके से ना चले, इसलिए उनको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया। हालांकि लास्ट में जब हम चलेंगे तो हम हरियाणा के निर्माण की भी बात करेंगे कि हरियाणा का निर्माण कैसे हुआ था। तो उस प्रशासनिक दृष्टि से जो बंगाल की जो डिवीजन थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उस बंगाल प्रेसिडेंसी को बांट दिया गया और एक उसके अंदर नॉर्थ वेस्ट जो उत्तरी प्रेसिडेंसी बना दी गई। उसको जब बंगाल प्रेसिडेंसी को देखते हैं तो बंगाल और उत्तर पश्चिमी प्रांत था। तो जो हमारा हरियाणा था वो 1803 तक तो बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद की जब चीज आती है तो 1833 की ये व्यवस्था आ रही है, उसमें आके ये जो हरियाणा प्रदेश है आपका, ये उत्तर प्रदेश के साथ, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, समझाने के लिए बता दूं, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उसके साथ जोड़ दिया गया। आगे भी इस हरियाणा का आएगा। जब हरियाणा 1857 में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ के लोगों को सजा दी गई थी और सजा देने के तौर पे हमारा जो क्षेत्र था हरियाणा का, उसको पंजाब के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये क्षेत्र बैकवर्ड ही रहे, जानबूझकर ये ऐसा किया गया था। जब आप हरियाणा के निर्माण की बात करेंगे, हरियाणा के विकास की बात करेंगे, तो आपको वहीं अंग्रेजों के टाइम में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद साथियों इस प्रदेश को जोड़ दिया गया उत्तर प्रदेश के साथ और फिर इसमें 5 जिले दे दिए गए, दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक, पानीपत और हिसार। इनके अंदर जिले दे दिए गए और इनके अंदर मजिस्ट्रेट और या क्लर्क, मजिस्ट्रेट क्लर्क नाम का एक अधिकारी सौंप दिया गया। तो मजिस्ट्रेट क्लर्क तो इसको पूरे को देखता था और जिले को चलाने के लिए फिर जो अफसर थे उनमें तहसीलदारों की नियुक्ति कर दी गई। वो तहसीलदार इसको देखते थे और तहसील के बाद इन पूरे क्षेत्र को जेलों में बांट दिया गया। जेल होता था, आज की जेल नहीं होती, जेल बोलते थे इसको। एक ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांवों का समूह, उस गांव के समूह के अंदर बांट दिया गया और उसका अधिकारी रखा गया जेलदार। तो वो जेलदार था जो अधिकारी होता था और जेलदार एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी समाज के अंदर महत्ता हो, जो समाज जिसको मानता हो, उसको जेलदार नियुक्त करते थे। और जेलदार के बाद नीचे गांव आते थे, गांवों के अंदर उन्होंने अपने प्रतिनिधि रखे नंबरदार। तो जेलदार, नंबरदार जो आज भी हमारे गाँव में है, आप अगर एसडीएम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको नंबरदार मिलेगा। नंबरदार एक ऑथेंटिक व्यक्ति होता है जो जिला उपायुक्त द्वारा लगाया जाता है और वो किसी को अगर प्रमाण कर देता है, वो अगर आपकी गवाही दे देता है, वो आपको ये कह देता है, आइडेंटिफाई कर देता है कि आप वो हो, तो उसको सरकार मान्यता देती है कि हाँ ये एक नंबरदार ने इसको किया है। तो वो चीज आती थी। और नंबरदार के बाद जो छोटा व्यक्ति, एक और पदाधिकारी होता था, वो पटवारी होता था, जो वहां से मालगुजारी प्राप्त करता था, जो कर वगैरह प्राप्त करता था। और उस पटवारी की मदद के लिए फिर सरपंच और चौकीदार होते थे। तो ये एक नई व्यवस्था बनी थी जो अंग्रेज ने अपने लिए बनाई थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब उसने दोनों क्षेत्रों को बांटा, ये बताना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि ये चीज जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक नहीं पता चलेगी हमें, तब तक हम 57 के आंदोलन को या इन रियासतों के साथ अंग्रेज ने क्या व्यवहार किया उसको नहीं समझ पाएंगे। तो आज की जो हमारी बातचीत थी उसमें आपको यही बताना था कि 1803 के बाद अंग्रेज अपनी व्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तन करता है।